मेरी पत्नी ने यह साबित करने के लिए कि उसकी सहेली का पति ही सबसे बेस्ट है, उसके साथ रोज ट्रैकिंग और वर्कआउट पर जाना शुरू कर दिया। इस बात से तंग आकर मैंने गुस्से में उसे तलाक दे दिया। जैसे ही हम कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकले, मेरी पत्नी ने मुड़कर देखा तक नहीं। वो सीधे अपनी कार में बैठी और अपनी सहेली को फोन लगाकर बड़े खुशमिजाज अंदाज में बोली, सुनो बहन, आज मैं फाइनली आजाद हो गई हूँ। अपने पति को बोलो आज रात मेरे साथ क्लब चलें, पूरी रात पार्टी करेंगे और जमकर पिएंगे। दूसरी तरफ मुझे अपनी जिंदगी में एक ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जो पहले कभी नहीं मिला था। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और उस नीले आसमान की तरफ देखने लगा। उस नीले आसमान की तरफ देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार अपना आने वाला कल देख रहा हूं। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, शू पू हाई, नई जिंदगी की बहुत बहुत बधाई। आपको गॉड लेवल बिलियनियर सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है। आपके नए यूजर का बोनस 10 करोड़ रुपए, 1 अरब युआन आपके अकाउंट में भेज दिए गए हैं। मैं तो डर ही गया। मुझे लगा शायद मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूं, इसलिए मुझे मतिभ्रम, हेलुसिनेशन हो रहा है, कोई वहम हो रहा है। तभी टू डू मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन की टोन बजी। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला और जैसे ही स्क्रीन पर वो 10 करोड़ का बैलेंस देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भले ही मेरे अंदर खुशियों का तूफान उठ रहा था और मैं हैरान था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और बीच सड़क पर तमाशा नहीं बनने दिया। मैंने सोचा कि इस बड़ी खुशखबरी का जश्न मनाने के लिए क्यों ना दी हाउ हैप्पीनेस सेंटर चला जाए। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तीसरी मंजिल पर पहुंचा, अचानक मेरे कानों में एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज पड़ी, अरे ओल्ड शू, क्या ये तुम हो? यह आवाज सुनते ही जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे एक जानी पहचानी सूरत दिखाई दी। और सच कहूं तो इस वक्त मैं जिससे सबसे ज्यादा बचना चाहता था, ये वही थी, मेरी पूर्व पत्नी, एक्स वाइफ, जो ना की सबसे पक्की सहेली, लिन मिक्शुए। इस वक्त उसने एक ढीला ढाला बाथरोब पहन रखा था, लेकिन फिर भी वो उसकी बेहद आकर्षक और कातिलाना पर्सनैलिटी को छुपा नहीं पा रहा था। मैंने बस एक नजर देखा और तुरंत अपनी आंखें फेर लीं। अरे मिक्शुए, कितनी अजीब बात है ना, तुम यहाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, इसलिए मैंने बस औपचारिकता के लिए हाय हेलो कर दिया। हाँ यार, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम यहां मिलोगे। लिन मिक्शुए के चेहरे पर भी थोड़ी झिझक और अजीब सा एहसास था, लेकिन इस अजीब व गरीब स्थिति में उसके अंदर एक अलग ही रोमांच, एक अलग ही थ्रिल जाग रहा था। आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड जो ना का अभी अभी तलाक हुआ था और ठीक उसी के बाद वो उसके पूर्व पति से ऐसी जगह पर मिल रही थी। यह एहसास उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई लक्ष्मण रेखा, कोई तय दायरा तोड़ रही हो। मुझे अभी अभी तुम्हारे और नाना के बारे में पता चला। सच में बहुत बुरा लगा। इतने सालों का साथ था, कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। लिन मिक्शुए ने थोड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है मिक्शुए। हमारे बीच के हालात तो तुम सब जानती ही थी। अलग होना हम दोनों के लिए एक तरह का छुटकारा है। पहले सिर्फ बच्चे की वजह से रुके हुए थे, अब बच्चा भी बड़ा और समझदार हो गया है। एक दूसरे को घुट घुट कर दर्द देने से तो अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे को आजाद कर दें, ताकि सब अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी सकें। यह सुनकर लिन मिक्शुए के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोली, अगर सच कहूं शू भाई, तो नाना ने ही आपकी कद्र नहीं की। आप इतने अच्छे इंसान हैं। देखिएगा, आपको आगे लाइफ में इससे कहीं बेहतर जीवन साथी मिलेगी। हालांकि मैं जानता था कि लिन मिक्शुए ये बातें सिर्फ मेरा दिल रखने और मुझे दिलासा देने के लिए कह रही थी, फिर भी मैंने बेहद शराफत और तहजीब के साथ मैंने बस उसकी तरफ सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया मिक्शुए। वैसे आजकल तुम क्या कर रही हो? अभी भी उसी रियल एस्टेट वाले सेल्स ऑफिस में काम करती हो क्या? हाँ भैया, अभी भी वहीं टिकी हुई हूँ। 5-6 साल हो गए वहां काम करते करते, कहीं और जाने का कोई अच्छा मौका ही नहीं मिला। लिन मिक्शुए ने अपना सिर हिलाते हुए एक ठंडी सांस भरी। मैंने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, पर क्यों? वो तो हमारे शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है ना? मैंने सुना है वहां सैलरी और कमीशन बहुत जबरदस्त मिलता है। लिन मिक्शुए ने उदास मन से कहा, शू भाई, वो बातें अब पुरानी हो गईं। आप तो जानते ही हो कि आजकल प्रॉपर्टी का बाजार कितना मंदा चल रहा है। मकान बेचना अब लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। हमारी हालत तो ऐसी हो गई है कि बस अब भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा झटका लगा। मैंने पूछा, सच में? क्या हालात वाकई इतने बुरे हैं? अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे जब बात घर की निकली है तो मुझे तुमसे एक जरूरी चीज पूछनी थी। मुझे अचानक कुछ याद आया। जोना से तलाक के बाद मैं खाली हाथ कोर्ट से बाहर आया था, यानी इस वक्त मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था।
वैसे तो मैं अपने ऑफिस के छोटे से हॉस्टल में गुजारा कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास 10 करोड़ का बैंक बैलेंस था। मैं अब वो तंग जिंदगी जीकर खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहता था। क्या बात है शू भाई, आप बेझिझक बोलिए। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लिन मिक्शुए ने मुस्कुराते हुए कहा, और बात करते करते उसने अपने सीने पर हाथ थपथपाया। उसकी इस अदा ने मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज कर दी। मैंने खुद को संभाला और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फुली फर्निश्ड लग्जरी फ्लैट है जिसमें मैं आज के आज तुरंत शिफ्ट हो सकूं? क्या कोई ऐसा घर है? मैंने पूछा। अरे घर बिल्कुल है शू भाई, क्या आपको घर चाहिए? मेरी यह बात सुनते ही लिन मिक्शुए की आंखों में जैसे चमक आ गई और वह पूरी तरह जोश में आ गई। हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा झो ना से तलाक हो चुका है, तो जाहिर है मुझे रहने के लिए एक नया घर तो ढूंढना ही होगा। मैंने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कहा। बिल्कुल बिल्कुल शू भाई, मैं अभी के अभी आपको घर दिखाने ले चलती हूँ। मेरी बात पूरी होते ही लिन मिक्शुए अपना बाथरोब बदलना और यहां तक कि अपनी थकान भी भूल गई। उसने बिना वक्त गंवाए तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ खींचने लगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने यहाँ अपनी बुकिंग का मजा भी नहीं लिया, थोड़ा रिलैक्स तो करने दो। अरे शू भाई, घर ढूंढना इस वक्त सबसे बड़ा और जरूरी काम है। एक बार घर फाइनल हो जाए तो यहाँ आकर मजा करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप बस यहीं रुकिए, मेरा 2 मिनट इंतजार कीजिए। मैं बस अभी अपनी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। लिन मिक्शुए की बात सुनकर मैंने थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि बात तो उसकी बिल्कुल सही है। भले ही इस वक्त मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और मैं किसी भी हाल में सड़क पर तो नहीं आने वाला था, लेकिन घर खरीदना तो आज नहीं तो कल था ही। अब जब मिक्शुए मिल ही गई थी और वो इतनी उत्सुकता भी दिखा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो चलकर देख ही लेते हैं। मैं लॉबी में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि लिन मिक्शुए अपने कपड़े बदलकर बाहर आ गई। उसने बस एक सिंपल सी अपनी ऑफिस वाली यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन उसकी कातिलाना पर्सनैलिटी पर वो सिंपल से कपड़े भी कह ढा रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी तेज होती धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगा। उसने पास आकर पूछा, शू भाई, आप यहाँ कैसे आए थे? मैंने कहा, मैं तो अपनी बाइक से आया हूं, तुम कैसे आई? मैं तो कैब करके आई थी, लिन मिक्शुए ने जवाब दिया और साथ ही वो आसपास नजरें दौड़ाकर मुझे देखने लगी। ऐसा करते हैं, हम दोनों अलग अलग निकलते हैं और सीधे तुम्हारी कंपनी के सामने ही मिलते हैं। ये कहते हुए मैं अपनी नई नवेली टी मैक्स 560 स्पोर्ट्स स्कूटर्स की तरफ बढ़ने लगा। हाँ, ये भी सही रहेगा। अरे, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? लिन मिक्शुए अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने देखा मैं एक बेहद खूबसूरत और शानदार भारी भरकम बाइक के पास जाकर रुक गया और देखते ही देखते मैं सीधे उस पर बैठ गया। हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी है। मैंने उसकी बात लपकते हुए बहुत ही शांत और नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया और अपना हेलमेट पहनने लगा। लिन मिक्शुए खुद को रोक नहीं पाई, वो पास आई और बड़ी उत्सुकता से उस गाड़ी को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। उसने हैरान होकर कहा, शू भाई, ये तो सच में बवाल चीज है, कितनी कमाल लग रही है, कितने की आई है ये? हालांकि उसे बाइक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उस गाड़ी का आलीशान और प्रीमियम लुक साफ साफ बता रहा था कि यह कोई मामूली या सस्ती चीज नहीं है। अब जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बात का क्या जवाब दूं, तभी अचानक रम पास ही में एक शानदार हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल आकर रुकी। उसका मालिक अपना हेलमेट उतारते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझसे बोला, अरे भाई, गाड़ी बड़ी जबरदस्त है यार, एकदम लेटेस्ट मॉडल है ना, टी मैक्स 560। उसने आगे कहा, यह मॉडल इतनी आसानी से मिलता नहीं है, सब मिलाकर कम से कम 17 से 18 लाख रुपए, चीनी करेंसी के हिसाब से लगभग 1.7 से 1.8 लाख युआन तो बैठ ही गई होगी, है ना? मैंने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और उससे यूं ही थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा। अब कहने वाले ने तो ये बात बस ऐसे ही कह दी थी, लेकिन सुनने वाली के तो होश ही उड़ गए। जैसे ही लिन मिक्शुए ने सुना कि इस बेहद कूल दिखने वाली टू व्हीलर की कीमत 17 से 18 लाख रुपए है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर वो खुद हैंगशुन रियल एस्टेट में पिछले 6 साल से नौकरी कर रही थी और पिछले ही साल उसने पाई पाई जोड़कर बड़ी मुश्किल से अपने आने जाने के लिए एक बेहद साधारण सी छोटी कार खरीदी थी। उसकी खुद की छोटी-सी गाड़ी चेरी ईक्यू महज़ 7-8 लाख की थी और वो भी उसने किश्तों ईएमआईज़ पर ली थी। लेकिन उसके सामने खड़ी ये 2 पहियों की मोटरसाइकिल उसकी 2 गाड़ियों से भी ज़्यादा महँगी थी। लिन मिक्शुए को बाइक्स की इतनी समझ नहीं थी, इसलिए उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि आखिर एक मोटरसाइकिल एक कार से भी ज़्यादा महँगी कैसे हो सकती है,
जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अब मुझे समझ नहीं पा रही है। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड शौना से सुन रखा था कि मैं हर महीने अपनी पूरी सैलरी उसके हाथ में रख देता था और मुझे जेब खर्च के नाम पर महीने के 500 रुपये भी नसीब नहीं होते थे। लेकिन यहाँ तो कहानी ही अलग थी। अभी तलाक हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते थे और मैं सिर से पैर तक महंगे ब्रांडेड कपड़ों में था और अब इतनी महंगी बाइक पर सवार था। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, क्या यह इंसान कोई छुपा रुस्तम, इनविजिबल बिलियनियर है? क्या यह अब तक जानबूझकर एक आम इंसान होने का नाटक कर रहा था? पर फिर उसने सोचा कि जो ना जैसी तेज तर्रार और चालाक औरत के साथ इतने साल रहते हुए उसे भनक तक न लगे। ये कैसे मुमकिन है? लिन मिक्शुए को लगने लगा था कि उसने कोई बहुत बड़ा और गहरा राज ढूंढ निकाला है। नहीं शू भाई, मैं कैब से नहीं जाऊंगी। मैं आपकी बाइक पर ही आपके साथ चलती हूँ, प्लीज। कैब का इंतजार करना बहुत झंझट का काम है और वो इस गाड़ी जितनी तेज भी नहीं चलेगी। लिन मिक्शुए की बात सुनकर मैंने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैंने बस पीछे की सीट को थपथपाया और उसे ऊपर आने का इशारा कर दिया। लिन मिक्शुए जैसे ही मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठी, उसने कुछ पलों के लिए मेरी पीठ को देखा, थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर धीरे से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मेरी कमर को थाम लिया। जैसे ही उसके वो कोमल हाथ मेरी कमर से छुए, मेरे बदन में अचानक एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने फौरन अपने दिमाग से सारे फालतू ख्याल झटके और पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर लगाते हुए बाइक को सड़क के ट्रैफिक के बीच दौड़ा दिया। कुछ ही देर में हम दोनों उसकी रियल एस्टेट कंपनी के सेल्स ऑफिस के सामने पहुंच चुके थे। जैसे ही हम दोनों सेल्स ऑफिस के बड़े से हॉल में पहुंचे, लिन मिक्शुए तुरंत अपने प्रोफेशनल अंदाज में आ गई। उसने काउंटर से एक भारी भरकम कैटलॉग उठाया, उसके पन्ने पलटते हुए मुझसे पूछने लगी, हाँ तो शू भाई बताइए, आपको किस तरह का फ्लैट किराए पर चाहिए? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, मुझे एक फुली फर्निश्ड घर चाहिए जिसमें मैं आज के आज शिफ्ट हो सकूं। लेकिन मिक्शुए, मैं किराए पर नहीं ढूंढ रहा। अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी समझ में आई तो मैं उसे सीधे खरीदना चाहता हूं। मेरी यह बात सुनते ही लिन मिक्शुए के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंदर तक हिल गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो शू भाई अभी अभी जो ना से तलाक लेकर आ रहे हैं, वो तुरंत एक नया घर खरीदने की बात करेंगे। लिन मिक्शुए के चेहरे पर वो जबरदस्त हैरानी और शौक देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच कहूं तो अंदर ही अंदर मुझे एक अलग ही मजा आ रहा था। एक गजब का सुकून मिल रहा था और मुझे अपनी इस दबी हुई खुशी से कोई परहेज भी नहीं था। आखिर हम दोनों समझदार और बालिग लोग थे और आज के समय में हर कोई अपना थोड़ा बहुत फायदा सोचकर ही चलता है। खास तौर पर लिन मिक्शुए जैसी औरतें जो बेहद खूबसूरत होती हैं और अच्छी तरह जानती हैं कि अपनी इस खूबसूरती का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। मुझे इस औरत को बार बार अपनी बातों से झटका देते हुए देखना सच में बहुत दिलचस्प लग रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मिक्शुए, किराए पर घर लेना बहुत झंझट का काम है, फिर बाद में सामान समेटो और शिफ्टिंग का सिर दर्द पालो। तुम ऐसा करो, मुझे जिनजियांग गार्डन सोसाइटी में कोई बढ़िया सा आलीशान लग्जरी पेंट हाउस या बड़ा फ्लैट ग्रैंड अपार्टमेंट दिखाओ। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो पूरी तरह से वेल फर्निश्ड होना चाहिए ताकि मैं तुरंत रहने आ सकूं। खुद से इंटीरियर करवाने का झंझट मुझसे नहीं होगा। क्या? जिनजियांग गार्डन का ग्रैंड फ्लैट? मेरी बात सुनकर लिन मिक्शुए को एक पल के लिए लगा कि शायद उसके कानों ने उसे धोखा दिया है या फिर उसे कोई वहम हुआ है। जिनजियांग गार्डन? अरे, वो तो हमारे पूरे शहर की सबसे महंगी, सबसे वीआईपी और पॉश सोसाइटी थी। ये आलीशान रिहायशी इलाका नदी के किनारे बना हुआ था, जो शहर के सबसे व्यस्त और आलीशान सेंटर में होने के बावजूद बेहद शांत और सुकून भरा था। इस सोसाइटी में ज्यादातर सिर्फ 6 मंजिल वाले लग्जरी विला और लिफ्ट वाले फ्लैट्स थे। और हाँ, इस सोसाइटी के सबसे प्राइम सेंटर में जो सबसे वीआईपी बिल्डिंग थी, वहां के एक एक फ्लैट का साइज 600 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का था। लिन मिक्शुए पहले 2 बार अपने बेहद अमीर क्लाइंट्स के साथ यहाँ के सैंपल हाउस देखने आ चुकी थी। वहाँ की बेमिसाल रईसी, आलीशान बनावट और ठाट बाट को देखकर वो अंदर तक हिल गई थी। उस वक्त उसे अमीर लोगों की किस्मत से इतनी जलन और ईर्ष्या हुई थी कि वो लगभग पागल हो उठी थी। और आज वही इंसान जो कल तक उसके सामने बिल्कुल सीधा साधा, डरा सहमा और दब्बू सा दिखाई देता था, वो अचानक उसी जिनजियांग गार्डन का सबसे महंगा फ्लैट खरीदने की बात कर रहा था। मिक्शुए को लगा क्या वो कोई सपना देख रही है। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, शू भाई, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? जिनजियांग गार्डन की वहां प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 30,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर थी और वहां के सबसे छोटे फ्लैट का साइज भी कम से कम 200 स्क्वायर मीटर से शुरू होता था। मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए पूछा, क्या वहां सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर के ही फ्लैट हैं? ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है।
मुझे अच्छे से याद है जब इस सोसाइटी का विज्ञापन टीवी पर आ रहा था, तब इसके बिल्कुल सेंटर वाली वीआईपी बिल्डिंग में 680 स्क्वायर मीटर का एक बेहद आलीशान और सुपर लग्जरी फ्लैट दिखाया गया था। क्या वो अभी भी खाली है? शू शू भाई, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? लिन मिक्शुए के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो बुरी तरह हकलाने लगी थी। मैंने उसकी घबराहट देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे पूछ क्यों रहा हूँ, जाहिर है खरीदने के लिए पूछ रहा हूँ, वरना क्या यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहा हूँ। जैसे ही हम फ्लैट नंबर 601 के सामने पहुंचे, लिन मिक्शुए के हाथों में थोड़ी घबराहट थी। उसने धड़कते दिल से दरवाजा खोला, मुझे शू कवर पहनाए और फिर हम दोनों सीधे घर के अंदर आ गए। अभी हम मुख्य हॉल तक पहुंचे भी नहीं थे कि अंदर कदम रखते ही वहां का आलीशान और विशाल एंट्रेंस एरिया, श्वानग्वान फॉये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। अगर मैं इसकी तुलना अपने उस पुराने 106 स्क्वायर मीटर के छोटे से 3 बीएच के फ्लैट से करूं तो वो इसके सामने किसी तंग झुग्गी झोपड़ी जैसा लग रहा था। फिर घूमते हुए जब हम मास्टर बेडरूम में पहुंचे तो वहां बिछा हुआ 2.2 मीटर का किंग साइज सुपर लग्जरी बेड देखकर मेरे चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गहरे हो गए। असली महंगी लकड़ी से बना इतना बड़ा और आलीशान बेड देखने में ही एक अलग ही सुकून दे रहा था, और जाहिर है मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर इतने आलीशान बेड पर साथ देने के लिए कोई खूबसूरत हसीना हो तो मजा ही आ जाए। यह सोचते ही मेरी नज़रें खुद ब खुद घूम गईं और मैंने अपने ठीक बगल में खड़ी लिन मिक्शुए को देखा। अगर ईमानदारी से कहूं तो भले ही मिक्शुए 30 की उम्र पार कर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जो एक परिपक्व और कातिलाना हुस्न, मैच्योर एलिगेंस था, वो कॉलेज जाने वाली कम उम्र की लड़कियों में कहाँ। लुक्स के मामले में उसे आसानी से 100 में से 85 से ज्यादा नंबर दिए जा सकते थे। शायद उसने मेरी उस गहरी नज़र को महसूस कर लिया था। लिन मिक्शुए का चेहरा हल्का सा लाल होने लगा, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें मुझसे चुराई नहीं, बल्कि उसकी आंखों की गहराइयों में एक छोटी सी छुपी हुई खुशी, एक गर्व साफ दिखाई दे रहा था। बेडरूम देखने के बाद हमने बाकी के कमरों का भी एक चक्कर लगाया। मैं इस आलीशान घर से पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, मिक्शुए बताओ, इस घर की फाइनल कीमत कितनी है? मिक्शुए ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, इसकी फिक्स प्राइस पूरे 3 करोड़ रुपए, 30 मिलियन युआन है। शू भाई, कीमत काफी ज्यादा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कोई दूसरा बजट फ्रेंडली फ्लैट दिखा दूं। इसकी कीमत पूरे 3 करोड़ रुपए है, लिन मिक्शुए ने बहुत ही दबी आवाज में कहा। मैंने बिना एक पल गंवाए बेहद शांत और खुशमिजाज अंदाज में कहा, बस इतनी सी बात? चलो फिर, यही घर फाइनल है। चलो चलकर इसके कागजात और पेमेंट का प्रोसेस, फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। क्या? शू भाई, आप सच में ये घर खरीद रहे हो? यहाँ की कीमत पूरे 3 करोड़ रुपए है। मेरी यह बात सुनते ही लिन मिक्शुए की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने थोड़ा हंसते हुए बहुत ही बेफिक्र अंदाज में कहा, हाँ क्यों नहीं, ये घर मुझे काफी पसंद आया है। अब तुम ये तो नहीं कहने वाली ना कि मैं इसे खरीद नहीं सकता? अपनी हर एक बात से लिन मिक्शुए को इस तरह बार बार सदमे में जाते हुए देखना मेरे अंदर के एक मजाकिया और शातिर अंदाज, डार्क ह्यूमर प्लेजर को एक अलग ही लेवल का मजा दे रहा था। मेरे उस शातिर मजाक से मिलने वाला सुकून मेरे अंदर और बढ़ गया। लिन मिक्शुए ने किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जबरदस्ती अपना सिर हिलाया और पेपर वर्क की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मेरे साथ नीचे लॉबी की तरफ चल पड़ी। पूरे रास्ते मिक्शुए का दिमाग पूरी तरह सुन्न था, मानो वो किसी गहरे नशे में हो। लेकिन उसकी यह बेहोशी तब टूटी जब उसने मुझे अपनी जेब से चमचमाता हुआ बैंक कार्ड निकालते और स्वाइप करने के लिए आगे बढ़ाते हुए देखा। झिंजियांग गार्डन की सबसे आलीशान और वीआईपी बिल्डिंग का फ्लैट पूरे 3 करोड़ रुपए में बिक चुका था। इस महा डील की खबर ने कंपनी के बड़े सेल्स मैनेजर तक को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते सेल्स ऑफिस का एक एक कर्मचारी काम छोड़कर हमारे आसपास आकर खड़ा हो गया। सबकी सांसें थमी हुई थीं और सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर और लिन मिक्शुए पर टिकी थीं। मैंने पूरी शालीनता से अपना कार्ड पीओएस मशीन में डाला, अपना सीक्रेट पिन कोड एंटर किया, एड बीप, पेमेंट पूरी तरह सक्सेसफुल हो गई। जैसे ही मशीन से वो लंबी सी रसीद सरसराते हुए बाहर निकली, मैनेजर ने पूरे जोश में चिल्लाकर कहा, बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर शू। और ठीक उसी पल मैनेजर के साथ वहां मौजूद सेल्स ऑफिस के सारे स्टाफ ने एक साथ मिलकर मेरे सम्मान में अपने सिर झुका दिए। ये सब कुछ इतना जादुई था कि क्या ये फ्लैट सचमुच बिक गया? अपनी आंखों के सामने ये सब होते देख लिन मिक्शुए के गले का थूक सूख गया और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लार निगली। तभी सेल्स मैनेजर बड़े ही गंभीर और कड़क अंदाज में लिन मिक्शुए के पास आया और बोला, मिक्शुए, मिस्टर शू अब हमारी कंपनी के सबसे वीआईपी और सम्मानित कस्टमर हैं।
आज के बाद मिस्टर शू की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उनकी तरफ से कोई भी डिमांड आए, तुम्हें उसे हर हाल में बिना किसी शर्त के वू थियाओजियन अनकंडीशनली पूरा करना है, समझी तुम? मैनेजर की बातों का मतलब और खासकर उस बिना किसी शर्त के पूरा करना वाले जुमले को सुनकर लिन मिक्शुए के दिमाग में अचानक कुछ ख्याल आया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। जब हम दोनों दोबारा हेंग शुन रियल एस्टेट के दफ्तर से बाहर निकले, तो वो फिर से मेरी बाइक की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। लेकिन इस बार उसने बिना किसी झिझक के बहुत ही हक के साथ मेरी कमर में अपने हाथ डाल दिए। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ी, उसने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर धीरे से अपने पूरे बदन को मेरी पीठ से सटा दिया। गाड़ी चलाते समय अचानक मुझे अपनी पीठ पर दो बेहद कोमल और गर्माहट भरे एहसास छुए। इस अचानक हुए एहसास से मेरा हाथ हैंडल पर थोड़ा सा डिगा, लेकिन शुक्र है कि इस महंगी स्पोर्ट्स बाइक का बैलेंस गजब का था। वंस कोई हादसा हो जाता। उधर पीछे बैठी लिन मिक्शुए के दिल की धड़कनें इस वक्त एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से भाग रही थीं। उसने 2-3 बार चाहा कि वो अपनी बॉडी को थोड़ा पीछे हटा ले, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में जिनजियांग गार्डन के उस 680 स्क्वायर मीटर वाले आलीशान और भव्य महाफ्लैट की तस्वीर आई, उसका वो इरादा कमजोर पड़ गया। वो खुद को रोक नहीं पाई। आखिर में उसने अपनी सारी झिझक छोड़ दी और अपना चेहरा सीधे मेरी पीठ पर टिका दिया। मेरी महंगी लेदर जैकेट से आने वाली उस प्रीमियम खुशबू को सूंघते सूंघते जैसे उसके ऊपर एक हल्का सा नशा छाने लगा था। कुछ ही देर में मेरी बाइक इंताई डिपार्टमेंटल स्टोर यिंटा डिपार्टमेंट स्टोर के सामने जाकर रुकी, जो हमारे पूरे शहर का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और आलीशान शॉपिंग मॉल था। ये वही आलीशान मॉल था जहां अभी कुछ ही घंटे पहले मैंने खुद के लिए नए ब्रांडेड कपड़े खरीदे थे और पूरे 2.5-3 लाख रुपए उड़ा दिए थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी यहां दोबारा वापस आना पड़ेगा। अगर मेरी पुरानी जिंदगी की बात करें, तो इस जैसी महंगी और वीआईपी जगहों पर मैं साल में 2 बार भी कदम नहीं रख पाता था। जैसे ही हम दोनों एक साथ मॉल के अंदर दाखिल हुए, पूरे रास्ते मुझे अपने आसपास मौजूद कई मर्दों की आंखों में अपने लिए साफ-साफ जलन और ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। हम दोनों सीधे चौथी मंजिल पर पहुंचे। वहां लिन मिक्शुए की पसंद और उसकी सलाह पर मैंने अपने नए लग्जरी बेड के लिए 4 सेट बेहद महंगे और प्रीमियम ब्रांड के बेडशीट्स और तकिए खरीदे और साथ ही घर के इस्तेमाल का कुछ और वीआईपी सामान भी ले लिया। देखते ही देखते यहां भी 1.5-2 लाख रुपए पानी की तरह बह गए। मुझे बिना एक बार भी सोचे या पलक झपकाए इस तरह लाखों रुपए उड़ाते देख लिन मिक्शुए की आंखों की चमक और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इस रईसी के असर से जैसे उसका पूरा बदन अंदर से पिघल रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज और सॉफ्ट होती जा रही थी। उसे अपने बगल में खड़ा ये जाना पहचाना इंसान अब उसे अपने बगल में खड़ा ये जाना पहचाना इंसान अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, अजनबी और रहस्यमयी लगने लगा था। उसके अंदर इस इंसान के सारे राज जानने की एक गहरी और तीव्र इच्छा, ऑब्सेशन जाग उठी थी। 1.5-2 लाख के बेडशीट्स और सामान के कई बड़े बड़े पैकेट हो चुके थे, इसलिए दुकान वालों ने खुद ही होम डिलीवरी की सर्विस दे दी। मैंने बस कार्ड स्वाइप किया, नए घर का पता लिखा और बेफिक्र होकर आगे बढ़ गया। इसके बाद मैं लिन मिक्शुए को लेकर दूसरी मंजिल पर आया, जहां दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर्स थे। हम सीधे एक इंटरनेशनल लग्जरी शोरूम के अंदर दाखिल हुए। लिन मिक्शुए अभी दुकान में सजे हुए महंगे सामानों को हसरत भरी नजरों से देख ही रही थी कि तभी वहां की लेडी गाइड मुस्कुराते हुए हमारे पास आई और बोली, हेलो सर, ये हमारे ब्रांड का इसी सीजन का सबसे लेटेस्ट और लिमिटेड एडिशन लेडीज हैंडबैग है। ये आपकी पार्टनर की खूबसूरत पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सूट करेगा। इसकी कीमत महज 28,000 रुपए, लगभग 28,000 युआन है। मैंने उस बैग पर एक नजर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद शांत आवाज में कहा, ठीक है, इसे पैक कर दो, और बिना एक पल गंवाए अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया। इसके बाद जैसे ही गाइड ने वो महंगा बैग पैक करके मेरे हाथों में थमाया जैसे ही गाइड ने वो महंगा बैग पैक करके मेरे हाथों में थमाया, मैंने उसे बेहद लापरवाही से लिन मिक्शुए की तरफ बढ़ा दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए, रख लो। अरे, क्या सच में ये मेरे लिए है? लिन मिक्शुए के चेहरे पर जबरदस्त हैरानी और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके हाथ को थपथपाया और कहा, हाँ, आखिर तुम मेरे साथ इतनी देर से घूम रही हो, थोड़ी मेहनत तो तुम्हारी भी हुई है। बस इसे एक छोटा सा तोहफा समझो। ओह माय गॉड! थैंक यू सो मच शू भाई। लिन मिक्शुए खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने चहकते हुए शुक्रिया कहा और उस महंगे हैंडबैग को हाथों में लेकर बार बार निहारने लगी। वो बैग उसे हद से ज्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन ठीक उसी पल शोरूम के दरवाजे पर एक बहुत ही तीखी और जानी पहचानी औरत की आवाज गूंजी, मिक्शुए, तुम तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो?
लिन मिक्शुए ने जैसे ही ऊपर देखा, उसके होश उड़ गए। दुकान के ठीक सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड और मेरी पूर्व पत्नी, एक्स वाइफ, जो ना खड़ी थी। मिक्शुए ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जौ ना इस वक्त यहाँ आ धमकेगी। और सिर्फ जौ ना ही नहीं, उसके ठीक बगल में एक और मर्द खड़ा था, जिसे लिन मिक्शुए बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। वो कोई और नहीं बल्कि जो ना का वो कोई और नहीं बल्कि जो ना का पहला प्यार, माँ झेंडोंग था। अब हम चारों एक दूसरे के आमने सामने थे। दुकान के दरवाजे पर मैं, लिन मिक्शुए, मेरी पूर्व पत्नी जौना और उसका आशिक माँ झेंडोंग, हम चारों एक दूसरे को फटी आंखों से देख रहे थे। वहां का माहौल अचानक इतना ठंडा और तनावपूर्ण हो गया, मानो वक्त वहीं रुक गया हो। पूरे 10 सेकंड तक वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। आखिरकार जो ना से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उस सन्नाटे को चीरते हुए बेहद कड़े और तीखे अंदाज में पूछा, शू फू हाय, ये सब क्या बकवास है? तुम मिक्शुए के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? जो ना के लहजे में साफ-साफ गुस्सा और अधिकार जताने वाली जिद थी। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था, क्योंकि उसकी तेज नजरों ने देख लिया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन मिक्शुए के हाथों में उसी इंटरनेशनल ब्रांड का चमचमाता हुआ बैग था, जो इसी सीजन का सबसे लेटेस्ट और महंगा मॉडल था। हालांकि जोना और लिन मिक्शुए कहने को तो पक्की सहेलियां थीं, लेकिन चाहे नौकरी का मामला हो या पर्सनल लाइफ का, जोना हमेशा मिक्शुए से अंदर ही अंदर एक अघोषित मुकाबला, कंपटीशन रखती थी, हमेशा उससे आगे निकलना चाहती थी। अब जब उसने देखा कि मिक्शुए के हाथ में जो नया बैग है, उसकी कीमत कम से कम 25 से 30 हजार रुपए है, तो उसे अचानक अपने हाथ में पकड़ा वो बैग बिल्कुल बेकार और फीका लगने लगा, जो माँ जेंडोंग ने अभी अभी उसे महज 6 हजार रुपए में दिलाकर बड़ा एहसान जताया था। पर इस जलन से भी ज्यादा जो बात जो ना के बर्दाश्त से बाहर थी, वो ये कि अभी कुछ ही घंटे पहले उसका मुझसे तलाक हुआ था, और इतनी जल्दी उसका पूर्व पति, एक्स हस्बैंड, उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ एक इंटरनेशनल लग्जरी शोरूम में ऐश कर रहा था। ये देखते ही जो ना के स्वाभिमान को तगड़ी ठेस पहुंची, और उसके भीतर गुस्से और जलन का एक ऐसा भयानक तूफान उठा कि उसका पूरा बदन आग बबूला हो गया।